Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Our today's topic of discussion is freezing point depression. ये एक और qualitative property है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल. सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दो फेजेस को एग्जिस्ट करती हैं. उनमें से एक फेज़ सॉलिड होती है और एक फेज़ लिक्विड होती है. अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप लेफ़्ट वाला बीकर देखें तो इस बीकर के अंदर आपका जो प्योर वाटर है वो इन इक्विलिब्रियम है विद द आइस. ये एक आइस का क्यूब शो किया गया है और ब्लू कलर की जो बॉल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं मॉलिक्यूल्स को जो कि कॉन्टीन्यूसली लिक्विड फेज से सॉलिड फेज के अंदर जा रही हैं और सॉलिड फेज से लिक्विड फेज के अंदर आ रही हैं. सिमिलरली एक दूसरा बीकर है. अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम है. एक आइस क्यूब है और साथ जो है वो वाटर है, लेकिन यहाँ पे वाटर के अंदर एक जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व है जिसको पिंक कलर की बॉल के साथ रिप्रेजेंट किया गया है. अब यहाँ पे आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर है जो कि कंटेन कर रहा है एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. सो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कर जाता है. इसी तरह जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है वो ये नोट किया गया है. इट बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. सो प्रॉपरली स्पीकिंग व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट the freezing point of the solution is lower than that of the pure solvent. Vapor pressure of ice and liquid water are same at the 0 डिग्री सेल्सियस. हमें पता है कि अगर वाटर प्योर है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ करेगा. तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस है और वाटर है वो दोनों क्या करेंगी, कोएग्जिस्ट करेंगी. अगर वो कोएग्जिस्ट करेंगी इसका मतलब दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा. अब हमने क्या किया, उस वाटर के अंदर एक सोल्यूट डाल दिया. व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस because the water in the solution has a lower vapor pressure than that of the pure ice. अब हमें पता है कि जब हम सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं जब हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस किया था. तो जब वेपर प्रेशर लोअर होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है जो कि बना है बाय एडिंग अ सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट इट विल हैव अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट. दूसरे लफ्ज़ों में अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसके जो लोअर टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या करेगा, सोल्यूशन फ्रीज करेगा. सो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन क्यों आती है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम. अब यहाँ पे अगर आप इस बीकर को देखें तो वाटर प्योर वाटर है और आइस क्यूब है. तो यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, आइस के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं. लिक्विड फेज से सॉलिड फेज के अंदर जा रहे हैं और सॉलिड फेज से लिक्विड फेज के अंदर आ रहे हैं. क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि दोनों फेजेस क्या करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं. लेकिन जब हम इसके अंदर कुछ सोल्यूट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इस बीकर के अंदर हमने पिंक से उनको लेबल किया है. जो सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, वो रेट जिसके ऊपर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं उसको कम कर देते हैं. रीज़न उसकी क्या है कि सोल्यूट मॉलिक्यूल ने तो फ्रीज़ नहीं होना एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो लेकिन उन्होंने वॉल्यूम के अंदर तो अपना शेयर ले लिया. तो वॉल्यूम के अंदर जब उन्होंने अपना शेयर ले लिया तो उस सूरत में जो रेट है, जिस रेट के ऊपर लिक्विड से लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं वो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब नतीजा क्या होगा कि डेफिनेटली ये रेट कम होगा तो इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, लिक्विड से सॉलिड में कम मॉलिक्यूल आएंगे. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, नो आइस विल फॉर्म अंडर दीज कंडीशन. तो इन कंडीशंस के ऊपर कोई आइस नहीं बने. जब हम सोल्यूशन को फर्दर कूल करेंगे द रेट एट विच द वाटर मॉलिक्यूल लीव्स द सॉलिड आइस डिक्रीजेज. जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे
सॉलिड से मॉलिक्यूल्स का लिक्विड के अंदर आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका रेट कम हो जाएगा। अनटिल दिस रेट एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस बिकम इक्विलिब्रियम एंड बिकम इक्वल एंड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। एक स्टेज आएगी जब आप टेम्परेचर जैसे जैसे लोअर करते जाएंगे, दोनों रेट यानी कि रेट का सॉलिड आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होना मॉलिक्यूल्स का, सिमिलरली लिक्विड वाटर से मॉलिक्यूल्स का सॉलिड में जाना, ये दोनों रेट क्या हो जाएंगे इवेंचुअली, फिर दोबारा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर हम इसे कहेंगे कि ये जो है जो वाटर सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब ये जो टेम्परेचर होगा डेफिनेटली जो नॉर्मल प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे क्या होगा, कम होगा। इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से कम कहेंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। तो होता क्यों है कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से फॉर एग्जांपल सोल्यूशन वाले बीकर की बात करते हैं, तो जब हम Z टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रेट जो है सॉलिड से लिक्विड में आने का वो क्यों डिक्रीज़ होता है, उसकी रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ आइस डिक्रीजेज मोर रैपिडली दैन दैट ऑफ अ लिक्विड वाटर। अब अपने जहन के अंदर लेके आए सॉलिड और लिक्विड और गैस फेज। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वे होते हैं, लेस फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं। लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और सॉलिड के अंदर वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड वाटर के ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज़ का उतना इफेक्ट नहीं होता जितना सॉलिड के ऊपर होता है। लिहाजा आइस का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड वाटर की निस्बत बड़ी तेज़ी से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। सो नतीजा क्या होता है कि अब पहले क्या है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं पर यूनिट टाइम, और लिक्विड से जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो कम है। ये हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो कंपैरेटिव टू लिक्विड वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ आइस डिक्रीजेज मोर रैपिडली। तो नतीजा क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे इट विल इवेंचुअली बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाटर इन द सॉल्यूशन। तो दोनों का जो सॉल्यूशन फॉर्म में लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर है वो, और जो सॉलिड फॉर्म के अंदर प्योर वाटर का जो लिक्विड प्रेशर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन ये जो नया टेम्परेचर होगा, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का उससे क्या होगा, कम होगा। सो दिस न्यू टेम्परेचर विच इज़ लोअर दैन द 0 डिग्री सेल्सियस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। So we say that the freezing point has been depressed या freezing point has been decreased. So यहाँ पे उसको एक ग्राफ के सूरत में एक्सप्लेन किया गया है। ये ग्राफ हमने आपको याद होगा जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है उसके अंदर डिस्कस किया था। सो इस ग्राफ के अंदर आपको दो लाइनें शो हो रही हैं। एक जो है वो प्योर वाटर के लिए है जो कि पिंक से रिप्रेजेंटेड है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम देखें कि प्योर वाटर को अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएं, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा, और यहाँ पे एक स्टेज आएगी जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो प्योर वाटर और आइस जो हैं वो क्या करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगी। तो ये इसको इस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है। अब हम लेते हैं सोल्यूशन के लिए। अगर हम सेम ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन चूंकि ये वेपर प्रेशर कर्व इस वेपर प्रेशर कर्व से नीचे है यानी कि लोअर्स है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल दिया जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो सोल्यूशन फॉर्म के अंदर आ जाता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि ये जो स्टेज है, ये जो लाइन है, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ पे सॉलिड आइस नहीं बनेगी, बल्कि जब हम इसे मज़ीद लोअर करेंगे टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर आके जो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर वाटर है वो फ्रीज़ होना शुरू होगा। तो यहाँ पे जो सॉलिड आइस है और लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो को एग्जिस्ट करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा जो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट आपको पता है वाटर है। अब वाटर का जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है। तो ये जो दोनों टेम्परेचर हैं
इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। सो एडिंग अ सोल्यूट हैज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द लिक्विड रेंज। अब सोल्यूट ऐड करने से क्या हुआ, जो लिक्विड रेंज है वाटर की या वाटर का लिक्विड रहना जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करना वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में द लिक्विड सॉलिड लाइन इज शिफ्टेड टू लोअर टेम्परेचर देन दोज फॉर द प्योर वाटर। So, magnitude of the freezing point depression depends upon the concentration of the solute। ये तो तय है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सल्यूट के ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ द सल्यूट। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ द सल्यूट एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पे डेल्टा टी जो है इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आपके पास के एफ जो है इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉल्वेंट, जिसको हम मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। याद होगा मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी आपने देखा था, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे इसे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। एम ऑफ सोल्यूट जो है वो रिप्रेजेंट करती है मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन। सो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो हम देखते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि आप सॉल्वेंट का 1 kg ले लें, उसके अंदर 1 मोल उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का डाल देंगे, तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर जो डिप्रेशन होगी वो कहलाएगी मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे मुख्तलिफ, ये टेबल पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था फॉर बॉइलिंग पॉइंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए इसको दोबारा दिया गया है। तो वाटर का जो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है वो 1.86 है। इसी तरह बेंजीन का जो है 5.12 है। मुख्तलिफ और सॉल्वेंट जिसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इसी तरह इथाइल ईथर है या कैम्फोर है, उसके मुख्तलिफ जो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे शो की गई हैं। ये आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आती हैं। इस तरह दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमने अप्लाई किए हैं। इसी तरह यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसको हम रिजॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। सो यहाँ पे अ सैंपल ऑफ हार्मोन weighing 0.546 ग्राम वाज डिजॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ बेंजीन। सल्यूट आपके पास एक हार्मोन है जिसका जो मैस है वो 0.546 ग्राम है, और जो बेंजीन है एज अ सॉल्वेंट उसका जो मैस है 15 ग्राम वो लिया गया है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाज डिटरमाइंड टू बी 0.240 डिग्री सेल्सियस। हमने जो मालूम करना है वो मोलर मास ऑफ द हार्मोन कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो इक्वल होता है के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ द सल्यूट। तो चूँकि यहाँ पे हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास के लिए हमें मोलैलिटी चाहिए, तो मोलैलिटी के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो मोलैलिटी ऑफ सल्यूट ये के एफ उठा के इस तरफ लेके जाएंगे, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। अब हम पता है कि जो के एफ और बेंजीन है वो 5.12 डिग्री सेल्सियस इंटू किलोग्राम पर मोल है। सिमिलरली जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर शो की गई है, दैट इज़ 0.240 डिग्री सेल्सियस। सो सिंपल है, हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है डेल्टा टी की दैट इज़ 0.240 और के एफ की दैट इज़ 5.12 डिग्री सेल्सियस इंटू किलोग्राम पर मोल, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोलैलिटी ऑफ हार्मोन आएगी दैट इज़ 4.69 इंटू 10⁻⁻² मोल पर केजी। सो ये हमारे पास मोलैलिटी आ गई है। हमें पता है कि जो मोलैलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जो मैस ऑफ सॉल्वेंट है पर किलोग्राम।
तो यहाँ पे हमने वही इस्तेमाल किया है एक्सप्रेशन, ये मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज़ 4.69 × 10⁻² बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और मोलैलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है कि जो 15 ग्राम आपकी लिया गया है बेंजीन, तो उसको हम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.0150 kg हो जाएगा। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हार्मोन आएंगे जो कि इक्वल है 7.04 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए बाय यूजिंग दी मोलैलिटी। अब हम इन नंबर ऑफ मोल से जो मॉलिक्यूलर मास है हार्मोन का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया था बाय डिज़ोल्विंग 0.56 ग्राम ऑफ हार्मोन। सो यहाँ पे हमें पता है कि 0.56 ग्राम जो हार्मोन है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने बाय यूजिंग दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट किए हैं, दैट इज़ 7.04 × 10⁻⁴ मोल्स हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करते हुए जो एक्सप्रेशन है यूज़ करते हैं, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्योंकि हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास इक्वल होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। मास इन ग्राम हमें प्रॉब्लम्स पे स्टेटमेंट के अंदर पता है 0.56 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 7.04 × 10⁻⁴। तो ओवरऑल जो हमारे पास इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 776 ग्राम पर मोल, जो कि मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकुलर हार्मोन के तौर पे। हमने एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, वो क्या होती है उसको डिस्कस किया, उसकी रीज़न जानी और फिर हमने उसको अप्लाई किया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।